नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है यह जानना होगा तो आप किसी न किसी से पूछेंगे। इस बार तो केंद्र और श्रीनगर में सरकार एक ही पार्टी की है, बीजेपी की। सेना और पुलिस के बयान से किसी घटना की जानकारी मिल सकती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कश्मीर के भीतर क्या हो रहा है इसकी आवाज तो उन्हीं से आएगी जिनकी दोनों जगहों पर जवाबदेही है। इतना कुछ हो रहा है फिर भी कश्मीर पर कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं है दिल्ली में। इसके अलावा बाकी के पारंपरिक रास्ते या तो बंद हो चुके हैं या कमजोर कर दिए गए हैं, जैसे राजनीतिक दल, नागरिक संगठन, एनजीओ और मीडिया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 की समाप्ति के बाद इन सभी की हालत पर आप गौर कर लेंगे तो पता चलेगा कि कश्मीर पर जानने के लिए आपके पास गोदी मीडिया ही है जो कि खुद नहीं जानता वहां क्या हो रहा है। धारा 370 की समाप्ति के 2 साल से भी अधिक समय हो चुके, ना तो राज्य की बहाली हुई, ना ही राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस पहल, जिसकी बहाली के लिए दिल्ली में 24 जून को कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी की। इस बैठक में कश्मीरी पंडितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, ना उनके बारे में बात हुई। बैठक के करीब 4 महीने बाद भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली किस हद तक आगे बढ़ी है, कहां फंस गई है, यह तो सरकार बताएगी जब भी बताए। इस बैठक में शामिल दलों ने कुछ समय के बाद इसे फोटोबाजी कहना शुरू कर दिया, बेनतीजा बताना शुरू कर दिया। इस ऐतिहासिक बैठक के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, ना बाद में हुई, जिससे आपको पता चलता कि इससे निकला क्या। बैठक में भाग लेने वालों ने उनसे धारा 370 की बहाली की मांग की प्रधानमंत्री से। सरकारी बयान में इसका जिक्र नहीं था, सिर्फ इतना लिखा था कि प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है कि सभी लोकतंत्र को लेकर प्रतिबद्ध हैं। कश्मीर की जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाए गए जून में ऑल पार्टी मीटिंग में शमूलियत की, उनको ये यकीन था कि शायद इससे अब कश्मीर के हालात में अब बेहतरी आएगी, लेकिन उनका अब मानना है कि बेहतरी के बजाय खराबी हो रही है। तब से जो भी सरकार ने हुक्मनामे जारी किए उससे लोगों को फायदे के बजाय नुकसान हुआ। कोई सियासी अमल शुरू नहीं हुई, किसी को मालूम नहीं कि इलेक्शन कब होंगे और कभी कराए भी जाएंगे। लोगों को नौकरियां देने के बजाय कहीं एक को सरकारी नौकरी को से निकाला गया। कौमी सलामती यानी मुल्क की सलामती के नाम पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि एतमाद बढ़ाने के बजाय बदएतमादी बढ़ रही है, यकीन के बजाय बेयकीनी दिन ब दिन हो रही है। और इसीलिए हम जो हालात देख रहे हैं किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा है। क्यों आज जो मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आए थे आज यहाँ से भागने पे मजबूर हो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को कम अवसर जगहों पे रखना पड़ा। जो यहाँ नौकरी करने आए थे उन्हें वापस क्यों जम्मू भागना पड़ा। 19 जनवरी 1990 में जब कश्मीरी पंडित यहाँ से भागने पे मजबूर हुए थे तो 1 साल के अरसे में मार्च 1999 से लेकर दिसंबर 1999 तक या जनवरी 1990 तक सिर्फ 5 कश्मीरी पंडितों को मिलिट्री ने मारा था। लेकिन आज देखें तो आज पिछले 2 या 3 हफ्तों में 11 लोगों को सिविलियंस को यहाँ मारा गया, जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं। तो कैसे हालात ने करवट ली और क्या वजह है हालात इस डगर पे पहुंच गए हैं और इसका कौन जिम्मेदार है। 2 साल से अधिक समय हो गया, जम्मू कश्मीर को ना तो राज्य का दर्जा वापस मिला, ना ही वहां चुनाव हो सके। घाटी में नया नेतृत्व पैदा करने के लिए विकास परिषद का चुनाव कराया गया, लेकिन इस वक्त तथाकथित उस नए नेतृत्व से भी कोई आवाज नहीं आ रही है। इस हालात से निपटने की पूरी प्रक्रिया में कश्मीर में सक्रिय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की कोई भागीदारी नहीं दिखती। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कहा कि भारत लोकतंत्र की मां है, इंग्लिश में मदर है। इंटरनेट बैन के बाद कश्मीर में पत्रकारिता का पूरा दारोमदार सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले इस मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर पे है। नजीर मसूदी की पुरानी रिपोर्ट का हिस्सा है जो यह समझने में आपकी मदद करता है कि धारा 370 की समाप्ति के बाद पत्रकारों को किन हालात से गुजरना पड़ा। इसी सेंटर में आकर उन्हें अपनी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी। तब हिंदी प्रदेश के दर्शकों, पाठकों ने इसकी कोई परवाह नहीं की
कि कश्मीर के बारे में हम जानेंगे कैसे अगर इंटरनेट बंद रहेगा, पत्रकार अपना काम नहीं करेंगे। आर्थिक गतिविधियां और इंटरनेट बंदी से पत्रकारों की नौकरियां चली गईं, कई पत्रकार मारे भी गए और कईयों पर यूएपीए लगा दिया गया। कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, इसकी जानकारी केवल मंत्रियों के बयान से ही मिलती है, गंगा नजर नहीं आती। इस हालात को आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एक फैसले से भी समझ सकते हैं, जो 26 अगस्त 2021 को आया था। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रेस की आवाज दबाने के लिए एफआईआर एक मॉडल बन गया है। 19 अप्रैल 2018 को जम्मू के अखबार अर्ली टाइम्स में पत्रकार इकबाल नायक ने पुलिस हिरासत में टॉर्चर पर एक रिपोर्ट छाप दी, तो उसके 4 हफ्ते बाद पुलिस ने पत्रकार पर ही केस कर दिया कि इकबाल नायक लोगों को सड़क रोकने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रहे थे। जस्टिस रजनीश ओसवाल ने कहा कि पुलिस ने इकबाल को चुप कराने का एक नायाब तरीका निकाला, जो कि निसंदेह प्रेस की आजादी पर हमला है। जस्टिस ओसवाल ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर की गई उसका केस ही नहीं बनता था। आज बड़ी खबर बन के यह है कि मजदूरों को मारा जा रहा है, लेकिन पिछले 10 महीनों में यहाँ 32 सिविलियंस मारे गए, जिनमें 22 यहाँ के लोग रहते हैं। खबर कहीं नहीं है, क्योंकि खबर को छुपाया जा रहा था, नहीं बताया जा रहा। पॉलिटिशियंस जो जिनको ये मुद्दों को उठाना चाहे था कि हुक्मरानी तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी चलाए, जो सरकार की जिम्मेदारी उनको याद दिलाया जाए, सरकार वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि सियासतदान सियासत भूल गए हैं, या वो गिरफ्तार थे, या अभी भी डर है कहीं एक को केस चल रहे हैं। एनजीओज ये बातें करते हैं, या जो आरटीआई का इस्तेमाल करते थे वो भी गायब हो चुके हैं। तो कुल मिला के जो एक समाज में एक स्ट्रक्चर होता है जो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो शायद बिल्कुल बैठ ही चुका है कश्मीर में। सरकार तो जमहूरियत की बातें कर रही है, लेकिन ज़मीन पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कि इसी वजह से जो आज हालात बने हैं, ये क्यों बने, ये बात मुल्क के लोगों तक नहीं पहुंची है, क्योंकि यहाँ आज़ाद पत्रकारिता नहीं है। पत्रकार खुद अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि जब यहाँ धारा 370 को हटाया गया, कई महीनों तक लोग जो पत्रकार थे उनके पास न इंटरनेट था न फ़ोन था, क्योंकि सब कुछ बंद किया गया था, तो सरकारी दफ्तर में उनको अपने सरकारी कंप्यूटर लेके अपना काम करना था। उसके बाद जो भी आप सरकार के मुखालिफ अगर हो जाए तो नाराज़ होते हैं। पहली बात नहीं है। मिलिटेंसी में 30 साल में यहाँ कश्मीरी के जो पत्रकार हैं उन्हें अपनी जिंदगियां दी, कहीं एक को मारा गया, कहीं एक को जख्मी किया मिलिटेंटों ने, क्योंकि सच लिखने की कोशिश की। मिलिटेंटों के मर्जी के खिलाफ लिखते तो बहुत ही खतरनाक थी, कई लोगों को जिंदगियां गंवानी पड़ी। लेकिन अब ये था कि अगर मिलिटेंसी एक तरफ कम हुई तो सरकार का वो आज़ाद पत्रकारिता को चलाने की इजाज़त दी। ऐसा नहीं है, इसीलिए जो कश्मीर की हकीकत है वो मुल्क के लोगों के सामने नहीं पहुंचती है। तो कश्मीर में क्या हो रहा है, आपके पास जानने के रास्ते या तो बंद हैं या फिर बहुत सीमित हैं। इसी तरह कश्मीर से बाहर भी आप जानकारी के नाम पर प्रोपेगेंडा ही जानते हैं। पत्रकारिता की क्या हालत है जानते हुए भी अक्टूबर के पहले हफ्ते में कश्मीरी पंडित मोहनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ, तो बहस इस दिशा में चली कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार से दोनों जगहों पर है, सवाल नहीं पूछा गया। जल्दी ही तथ्य सामने आने लगे कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने जो हत्याएं की हैं उनमें ज्यादातर कश्मीर के स्थानीय मुसलमान हैं, तो बहस कंफ्यूज हो गई। अब क्या करें? जब प्रवासी मजदूरों की हत्या की खबरें आने लगी और उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, तब बहस ठंडी हो गई। उधर सरकार के लिए सब कुछ इतना सामान्य लगता है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कश्मीर के दौरे पर हैं और अमित शाह गृह मंत्री कश्मीर की जगह पोर्ट ब्लेयर के दौरे से दिल्ली लौटे हैं। प्रधानमंत्री धारा 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर ही नहीं गए। नजीर मसूदी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेना और पुलिस दोनों ने खंडन किया है कि सुरक्षा कारणों से प्रवासी मजदूरों को रक्षा कैंपों में रखने का कोई ऐलान नहीं है। लेकिन यह तस्वीर कुछ और कह रही है। इस कमरे में जमा सारे मजदूर प्रवासी हैं जो आतंकी हमलों को लेकर चिंतित हैं। आज तक इन्हें आतंकवादियों ने निशाना नहीं बनाया था। कश्मीर में हर साल बिहार, यूपी, बंगाल से 2-3 लाख प्रवासी मजदूर कश्मीर के बागों में काम करने आते रहे, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते रहे।
जब से आतंकवादियों ने राजा ऋषिदेव, सगीर अहमद, जोगिंदर, अरविंद कुमार शाह, वीरेंद्र पासवान की हत्या की है, प्रवासी मजदूरों का भरोसा हिल गया है। इस बार वहां से केवल कश्मीरी पंडित ही नहीं, प्रवासी मजदूर भी जान बचाने के लिए पलायन करते देखे जा रहे हैं। वहां की दो मस्जिदों में कहा गया है कि ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे कश्मीरी पंडितों का भरोसा हिल जाए, जिसका कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने स्वागत भी किया। इन घटनाओं के कारण ही गोदी मीडिया और आईटी सेल को हिंदू मुस्लिम एंगल देने में मदद नहीं मिल रही है। इस साल जनवरी में आतंकवादियों ने पंजाबी खत्री सतपाल निश्चल की हत्या कर दी। उसके बाद मशहूर कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे आकाश मेहरा की भी हत्या कर दी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में सवाल पूछा था कि क्या जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इसी मार्च महीने में सरकार ने इसके जवाब में कहा कि आतंकवादियों ने 2019 में 39 आम लोगों की हत्या की और 2020 में 37। इस साल भी अभी तक आतंकवादियों ने 32 लोगों की हत्या की है, जिनमें से 22 मुसलमान हैं। शुरू में पुलिस प्रमुख ने कहा था जम्मू कश्मीर के कि कश्मीरी पंडित की हत्या कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं आतंकवादी, लेकिन हर दिन की खबर बता रही है कि आतंकवादियों के निशाने पर सभी हैं और सुरक्षा देने में वहां कोई नाकाम हुआ है। किसी की समझ, किसी की जवाबदेही नाकाम भी नजर आती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि आम लोगों की हत्या का बदला लिया जाएगा, आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन यहां सवाल आम लोगों की सुरक्षा का भी है, ताकि वो पलायन ना करें। उनका भरोसा पैदा करना पड़ेगा। लेकिन पुंछ में 11 अक्टूबर से आतंकवादियों और सेना के बीच चल रहा यह एनकाउंटर कुछ और कह रहा है। इतना लंबा एनकाउंटर कभी नहीं चला। इन 11 दिनों में आतंकवादियों ने सेना के 2 अफसरों सहित 9 जवानों की हत्या कर दी, लेकिन एक भी आतंकी सेना के हाथ नहीं आया। इसी 28 जुलाई को केंद्र सरकार राज्यसभा में कह रही थी कि 2019 की तुलना में 2020 में आतंकवाद की घटनाएं 59% कम हो गई हैं। जून 2020 तक की घटनाओं से तुलना करें तो जून 2021 तक आतंकी घटनाओं में 32% की कमी आई है। लेकिन पुंछ में मामला डेटा का नहीं, इसका है कि आतंकी कैसे इतनी तैयारी से यहां जमे हैं और हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं। 90 के हालात से तुलना की जा रही है, लेकिन यह 90 नहीं है, 2021 है। केंद्र और श्रीनगर दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है एक तरह से, जो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन की राजनीति भी करती रही है। एक ही सरकार है जो कभी नोटबंदी तो कभी धारा 370 से आतंक के सफाए का ऐलान करती रहती है, फिर भी आतंक का रूप नजर आता ही रहता है। 90 के हालात की बात करना इस सरकार की तमाम क्षमताओं और दावों पर भी सवाल करना है, जो सुरक्षा के मामले में बढ़ चढ़कर अपने आप को आगे बताती है। आतंकवादियों ने हमारी सेना के सैनिकों और अफसरों पर, खासतौर से तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद लगातार हमले शुरू कर रखे हैं, पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने और पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की बजाय सरकार जो है वो केवल बहाने ढूंढती है। जिस प्रकार से असम, नागालैंड और मिजोरम में खूनी संघर्ष हुआ, व्यक्तियों के द्वारा नहीं, सरकारों का आपस में, और भाजपा के मित्रों और भाजपा की सरकार द्वारा एक दूसरे के मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। एक प्रांत की पुलिस ने दूसरे प्रांत की पुलिस पर फायरिंग की। जिस प्रकार से खूनी संघर्ष, सीमा विवाद हुआ दो चुनी हुई सरकारों के द्वारा, यह भारत में तार तार हुई इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को दर्शाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृहमंत्री अमित शाह से नहीं, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को फोन कर रहे हैं। यह बताने की जरूरत नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र का प्रतिनिधि भर होता है। बिहार में विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि सरकार कश्मीर से आ रहे मजदूरों को काम और मुआवजा दे। फिलहाल हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर झेलम एक्सप्रेस आई है, जम्मू से आती है, पुणे को जाती है। यहाँ पर कुछ मुसाफिर भी हैं। खबरों के बाद जो है लोग वहाँ से निकलने शुरू हुए हैं। आपके जानने वाले लोग भी वहाँ से निकल रहे हैं? सब निकल रहे हैं। लेकिन लगातार ये खबरें आनी शुरू हुई हैं कि जिस तरीके से हालात वहाँ पर
बिगड़े हैं उसके बाद से लोग जो हैं वो वहाँ से लगातार निकल रहे हैं, और ये भी महिला बता रही हैं कि इनके जो जानने वाले लोग हैं वो भी वहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ से कितने महीने पहले गए थे? फिलहाल में मेरे को तो 1 महीना हुआ है। 1 महीने। और वहाँ से लगातार लोग निकल रहे हैं? हाँ, बहुत लोग निकल रहे हैं। आपके आस पड़ोस में भी लोग निकल रहे थे? हाँ, बिहारी लोग हैं, सब बहुत लोग निकल रहे हैं। जो हालात बिगड़ा है उसके बाद से निकलने शुरू। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? धौलपुर। हाँ, धौलपुर। अच्छा, सब धीरे धीरे आपकी कॉलोनी में जहाँ पे आप रहते थे वहाँ पे मजदूर तबके के लोग बहुत ज्यादा रहते थे। हाँ, क्या वो भी निकल रहे हैं? हाँ, बिहारी लोग हैं, वो भी बोल रहे थे 1-2 दिन में बाद निकल जाएंगे सब, हालात खराब होने के बाद। हाँ हाँ, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पलायन का दौर जो है वो शुरू हो गया। ये ट्रेन है और ये सामान है, जो सामान एक आसरे के तौर पे ये लोग गए थे कि रोजी रोजगार वहाँ पर मिलेगा, अब धीरे धीरे वापस होने शुरू हो गए हैं। ये दरअसल ट्रेन है जो जम्मू से आई है और झेलम एक्सप्रेस है जो पुणे को जाएगी, जो रोजी रोजगार लोगों को खींचकर कहीं ले जाती है, और उसके बाद हालात बिगड़ने के बाद लोग कैसे वहाँ से पलायन करते हैं, वापस आते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे सीधे तौर पे हमने देखा कि भीड़ में ऐसे लोग भी मिले जो वहाँ पे बिगड़े हालात के बाद अपने घर वापस हो रहे हैं। महज कुछ महीने पहले वहाँ गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ से वापस हो रहे हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मजदूरों के लौटने से कश्मीर के लोग भी चिंतित हैं। उन्हें पता है कि इससे वहां के कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान ट्विटर पर मिला। रैना मजदूरों से कह रहे हैं कि वे वापस ना जाएं। सरकार आतंकवादियों का सफाया कर रही है, जिससे आतंकवादी संगठन बौखला गए हैं। सरकार उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मैं कश्मीर घाटी में काम करने वाले हमारे भाई बहन जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा, पंजाब से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या झारखंड जैसे क्षेत्रों में आकर यहाँ काम करते हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूं, ये पाकिस्तान के हर साजिश को हमने मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी पाकिस्तानियों को मलियामेट किया है, आगे भी पाकिस्तानियों को मलियामेट करेंगे। रविंद्र रैना की इस बात पर घाटी से चले आने वाले कश्मीरी पंडितों को कम भरोसा लगता है। अब प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं। कश्मीर की समस्या के बारे में पाले खींचने से पहले उसे गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। पता चलेगा कि नारों से समस्याएं दूर नहीं होती हैं, हेडलाइन से कुछ नहीं होता। अब आते हैं एक दूसरी खबर पर। महिलाओं की एक आवाज, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देने जा रही है। यूपी में किसी भी पार्टी की तरफ से महिला उम्मीदवारों की यह सबसे अधिक संख्या होगी। कांग्रेस यूपी में नए सिरे से खड़े होने का प्रयास कर रही है, तो वो इस तरह के प्रयोग कर सकती है, लेकिन क्या दूसरे दल भी ऐसा करेंगे? बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस के इस दांव की आलोचना की है। कहा है कि जब केंद्र में उनकी सरकार थी तब 33% आरक्षण को सुनिश्चित नहीं करा सकी। लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 40% और बीजू जनता दल ने 33% टिकट महिलाओं को दिया था। कायदे से संसद में ही महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों ने यह पहल शुरू कर दी है। हाल ही में जब मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार किया तो शहर शहर में पोस्टर लगाए गए कि महिला मंत्रियों का प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। बताया गया कि 17 साल में महिला मंत्रियों की संख्या सबसे अधिक है, 11 महिला मंत्री हैं। अलग से महिला मंत्रियों के पोस्टर लगाए गए, उनका स्वागत किया गया। क्या कांग्रेस की इस रणनीति से यूपी के बाकी दलों के बीच महिलाओं को टिकट देने की होड़ शुरू होने वाली है? क्या इससे कांग्रेस का महिलाओं के बीच कोई जनाधार बन सकेगा? मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं,
अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा, खास तौर से मेरी बहनों के लिए। जो लड़ना चाहता है आओ, मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पिछले हफ्ते एक खबर आई कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 स्थान से फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया। खूब हो हल्ला मचा, सरकार की सफाई आ गई, आंकड़े जमा करने के तरीके पर सवाल उठे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कहना है कि FAO के जिस टेलीफोन पोल का हवाला देकर रिपोर्ट पर सवाल उठे हैं, उसका इस्तेमाल रिपोर्ट में नहीं हुआ है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश से आई यह रिपोर्ट, जहां हफ्ते भर में 2 बच्चों की कुपोषण से मौत हुई है, सरकारी किताबों में इसको भी लापरवाही में रखा गया है। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने हर सरकारी कार्यक्रम से पहले कन्या पूजन को अनिवार्य बनाया। अब उपचुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ता हर घर में कन्या पूजन कर रहे हैं। लेकिन शायद शिवपुरी में कुपोषित आदिवासी बच्ची लक्ष्मी का घर छूट गया। 1 साल की लक्ष्मी 7 से 10 किलो की होनी चाहिए थी, वजन 2.5 किलो था। अति कुपोषित वार्ड में भर्ती थी लेकिन बच नहीं पाई। परिवार कहता है अस्पताल ने लापरवाही बरती। बिल्कुल तबीयत ही बेकार है, 3 दिन से आ रहे हैं। तो क्या कोई सुन नहीं रहा आपकी? कोई नहीं सुन रहा। दरवाजा खटखटा दिए रात के 10 बजे, कोई नहीं सुन, कोई सुनता ही नहीं, करते नहीं है इलाज, निकाल देते हैं। श्योपुर के सहरिया तो सालों से कुपोषण का दंश झेल रहे हैं। 1 साल का बबलू भी अति कुपोषित था, वजन लगभग 5 किलो। 14 दिन तक NRC में रहा लेकिन जिंदगी की जंग हार गया। डॉक्टर कहते हैं माँ की लापरवाही से है कि ये बच्चे ने मतलब सुबह नाश्ता किया, इसकी माँ इसको नहलाने के लिए लगी बाथरूम में, और बाथरूम में उसने खुद नहाया, अपने कपड़े मपड़े भी धोए और इसको भी नहलाया। और जैसे नहलाया वो तुरंत बच्चे को कपड़े में लपेट के जो रोती हुई बाहर आई कि सर मेरे बच्चे को क्या हो गया ये। और इसको जब देखा तो बच्चे की बहुत ही बुरी कंडीशन थी। पानी उसके नाक में कहीं चला गया, नाक के द्वारा लैरिंग्स में या फेरिंग्स के अंदर पानी चला गया। यही उसके एक्सपायर होने का कारण है। बच्चों के पेट खाली हैं लेकिन स्कूल में सरकार ने उन्हें डाइनिंग टेबल पर खिलाने की योजना बनाई है। हमने ये बेंचेस जो पत्थर की हैं, जरा सी 4 ईंटों की चिनाई की गई है और इसी तरह हमारी टेबल और बेंचेस बनाई गई हैं। महामारी ने खाना छीना तो सरकार ने टेक होम राशन दिया। क्या मिला आप भी सुने। तो मध्याह्न भोजन कब से नहीं मिला? 2-3 साल। क्या क्या मिलता है इसमें? गेहूँ, चावल, दाल और तेल। मिड डे मील अब PM पोषण योजना है, लेकिन जानकार मानते हैं ऐसी बातों से ही हंगर इंडेक्स में देश शतक पार कर चुका है। फूड सिक्योरिटी के नज़रिए से बात करते हैं, पोषण के नज़रिए से बात करते हैं, तो पोषण की सुरक्षा तभी मानी जाती है जब उसमें उसकी जो पूरी डाइवर्सिटी है, उसमें प्रोटीन, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर शामिल होते हैं, तभी एक कंप्लीट फूड प्लेट मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या केवल गेहूं और चावल यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा करके हम फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन मान लेंगे। ये हालात उस राज्य में है जिसका रिकॉर्ड शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में बेहद खराब है। SRS सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1 लाख में शिशु मृत्यु दर 56 है, राष्ट्रीय औसत 36। वहीं मातृ मृत्यु दर 173 है, राष्ट्रीय औसत 113। राज्य में महिला बाल विकास 84,465 आंगनबाड़ी और 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र चलाता है।
हंगर इंडेक्स को लेकर हंगामे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कुपोषण, अति कुपोषण, बच्चों में विकास की दर और शिशु मृत्यु दर जैसे सरकारी आंकड़ों से ही तैयार होता है। सवाल पूछना है तो पूछिए कि क्यों केंद्र ने जब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को लगभग 24 लाख महिलाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए, बावजूद इसके राज्य में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर इतनी ज्यादा क्यों है। शिवपुरी से अतुल, श्योपुर से अजय और भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।